हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और अगर जिसको इन बातों में इंटरेस्ट ना हो तो वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और वो टाइम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट भी आज ही अपलोड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर पाई और उसका रीज़न था, एक्चुअल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और उत्तराखंड से मैं किसी सिटी साइड से नहीं हूँ, मैं विलेज साइड से हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। आप एक तरह से मुझे एक कल्टीवेटर बोल सकते हैं। कल्टीवेटर का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है कृषक। और हमारी भी बहुत ज़्यादा खेती है जिसको करने के लिए हमें मज़दूर तो बहुत कम ही मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस टाइम पे सीजनल वर्क चलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ही जो मेन व्यवसाय जो है वो कृषि ही है। यानी कि अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए ना उनके पास मेन जो अर्निंग का सोर्स है वो है उनकी कृषि। तो इसलिए हमें मज़दूर बहुत कम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काम करना पड़ता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सीजनल वर्क चल रहा है तो हर किसी के लिए वो नॉर्मल है, हर किसी के वहाँ पे होता है। और इसी की वजह से मैं दिन में तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, मैं नाइट में ही रिकॉर्डिंग करती हूँ और इसको करने के में कम से कम 1 से 2 घंटा तो मिनिमम लगता ही है। मैक्सिमम कभी कभी तो मैं रात के 12-1 बजे तक रिकॉर्डिंग करते रहती हूँ। तो यार इतना टाइम दिन में तो नहीं है, नाइट में हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाई। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड इन फ्यूचर भी आपको कभी एक दिन में 2 वीडियो देखने को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम सच में मेरे पास नहीं है। इसके अलावा किसी ने कमेंट में वेसांग को भी बहुत ज़्यादा बोल दिया था, तो यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार इस टाइम पे जो विंग के लिए स्टैंड ले रहा है, उसके साथ खड़ा है, वो सिर्फ वेसांग ही है। वो ही इंसान है जो उसको हर एक कदम पे उसका साथ दे रहा है। तो उसको ब्लेम करना तो एकदम गलत बात होगी, क्योंकि यार वो अगर उसका लवर है ना तो उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या वो उस चीज़ को ना निभाए? क्या विंग के पीछे ऐसे ही घूमते रहेगा कि वो क्या उसने खाना खाया, वो सोया नहीं, उसने खाना खाया, वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे निभाएगा, जबकि उसके पास खुद के पास इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार। और इसके पहले वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि नीव हेसांग को जब दिन में टाइम नहीं होता था तो वो नाइट में मेक श्योर करता था कि वो अक्सर विंग के पास रहे। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि क्या उसे देख के उसकी कंडीशन उन्हें पता नहीं चली। यार किसी की शक्ल देख के कोई कैसे बता सकता है आखिर, और वो भी तब जब सामने वाला बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, जो ये आसानी से हाइड कर सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो वेसांग उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकता था, कैसे उस चीज़ को नोटिस कर सकता था यार? वो पहले से कोई मैरिड बंदा तो है नहीं कि उसकी वाइफ या उसकी हस्बैंड कभी प्रेग्नेंट हुए हो और उसको देख के उसे पता चल गया हो कि यार विंग के अंदर क्या चल रहा है। लास्ट थिंग, आप वांग जी के साथ साथ विंग को भी ब्लेम कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी को ब्लेम करना बिल्कुल सही है। साथ ही साथ मैं तो अगर मेरा ही एफएफ है लेकिन मैं फिर भी विंग को पूरी तरीके से ब्लेम करना चाहूँगी, क्योंकि यार किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए। जब उसकी डॉक्टर से बोल रही है यार कि तुम अबॉर्ट कर दो तो अबॉर्ट कर दो ना यार, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, कैरी कर रहे हो एक बेबी को, तो अपना ध्यान खुद रखो। अगर तुम किसी और के उस पर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही होगे ना कि यार वो मेरा ध्यान रखेगा, कोई और आके मेरा ध्यान रखेगा, तुम अपने बलबूते पे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो ये भी मेक श्योर करो कि तुम उसकी सारी नीड्स को भी फुलफिल करो। इसमें ये बात तो कहीं भी आनी ही नहीं चाहिए कि दूसरों ने उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर विंग अपनी लाइफ एक सिंगल लाइफ स्पेंड कर रहा है तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी लाइफ में जो भी आज हो रहा है, जो भी वो कर रहा है, उसकी वजह से उसका कल इफेक्ट ना हो। ये एक एफएफ है और यहाँ पे लास्ट में हर एक चीज़ ठीक हो ही जाएगी। अगर किसी के रियल लाइफ में ये सब कुछ होता है ना, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस वक्त मेरी इन चीज़ों को सुन रही हो और वो सिंगल मॉम हो, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। कोई और नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपने आप को खुद इस काबिल बनाइए कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़े ही ना। और मेक श्योर कीजिए कि अपना जो डाइट है उसको तो आप पूरी तरीके से लें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपनी डाइट पूरी लेते हैं तो आपके बेबी को मतलब उसका बॉडी आपके अंदर कम बढ़ता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बातें कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने अभी भी पूरी की पूरी जो चीज़ें थी उनको कवर नहीं किया है, फिर भी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो चलिए इन बातों को यहीं पे छोड़ते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था और वेसांग उसको सेक किया जा रहा था, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो है ना पूरी तरीके से वो अब अनकॉन्शियस हो चुका था, वहाँ पे फेंट हो गया था। दूसरी तरफ युवान अपने डैड को इस हालत में देखने के बाद बहुत ज़्यादा वो पैनिक मोड में आ चुका था। उसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी अपने डैड की कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कल उसके डैड का ऑपरेशन होने वाला है और विंग ने उसको बताना अभी ज़रूरी भी नहीं समझा था। भले ही वो जानता था कि कल के दिन शायद वो वापस से जागेगा या नहीं, उसे नहीं पता था। वेसांग क्लियरली देख सकता था कि जो युआन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वो थोड़ी देर के लिए विंग को उसी पोजीशन में छोड़ देता है और अब युआन को अपने पास खींचते हुए उसको टाइटली हक करते हुए उसको पीठ को रब करते हुए बोलता है, इट्स ओके लिटिल वनी, आपके डैड ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं वो, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। युआन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहना चाहिए। वो अभी भी ट्रम्बल किए जा रही थी उसकी बॉडी, क्योंकि उसने आज तक अपने फादर को कभी ऐसे नहीं देखा था। वेसांग उसको अपने से थोड़ा दूर करता है और उसके चिक्स को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तुम समझदार हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम समझ सकते हो, ये सब कुछ एक नॉर्मल चीज़ है, हम तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लीज़ रोना बंद करो। ऐसा कहते हुए वेसांग ने उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और उसके बाद उसके बैग को फिर से रब किया। अब युआन थोड़ा शांत होने लगा था और वो बोलता है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए अंकल, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ऐसा कहते हुए अब युआन ने पूरी तरीके से रोना बंद कर दिया था। ने वेसांग जानता था कि कहीं ना कहीं विंग ने अपने लिए प्रिपरेशंस तो की होंगी, क्योंकि कल उसे हॉस्पिटल जाना था। तो वो उस कमरे के चारों तरफ देखता है और उसे टेबल में एक बड़ा सा बैग दिखता है जिसमें विंग ने बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो उसे लग रही थी कि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं हॉस्पिटल के लिए। वो उसे युआन को देता है और बोलता है, क्या तुम इसको पकड़ लोगे। युआन जैसे उसको उठाता है वो देखता है कि उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो युआन बोलता है, शायद नहीं, मैं इसे नहीं उठा पाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम पहले तुम्हारे डैड को कार में रख के आते हैं, उसके बाद इसको लेने आएंगे, ठीक है ना। ऐसा कहते हुए वेसांग ने विंग को अपने आर्म्स में लिया, यानी कि ब्राइडल स्टाइल में उसको उठाया और उसने युआन से भी बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा ही उन दोनों ने किया और वो निकल पड़े विंग को लेके उनकी कार की तरफ। अब थोड़ी ही देर में वो उसकी कार में रख के, यानी कि विंग को कार में रखने के बाद वो युआन को भी उसके साइड में बैठा देता है और बोलता है, मैं आ रहा हूँ, तुम कार से बाहर मत निकलना। ऐसा कहते हुए वो कार को लॉक कर देता है और जल्दी से जाके विंग के रूम से उस बैग को भी ले आता है। वेसांग ने घर को लॉक किया और कार में जाके डायरेक्टली अब अपने फ़ोन को निकालते हुए उसने वैनकिंग को कॉल किया। वैनकिंग जैसे ही कॉल उठाती है तो उसे उसको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे विंग के घर में पहुंचा था और उसने विंग को किस कंडीशन में देखा और वो उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके आ रहा है। ऐसा कहते हुए वेसांग ने अपना कॉल कट कर दिया था और वो अब ड्राइव करने लगा था। भले ही वो स्पीड ड्राइव नहीं कर सकता था, क्योंकि कार में एक बच्चे के साथ साथ एक प्रेग्नेंट पर्सन भी था, लेकिन उसने फिर भी मेक श्योर किया कि वो जितनी स्पीड कवर कर सकता है वो उतनी स्पीड करेगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा। लगभग 20 मिनट्स के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था। दूसरी तरफ वैनकिंग ने सारी प्रिपरेशंस करके रखी थी। उसने पहले ही स्ट्रेचर्स बाहर रखे हुए थे और पहले ही उसने वार्ड बॉयज को भी बाहर बुला लिया था। जैसे ही वेसांग विंग को लेके हॉस्पिटल में पहुंचता है, डायरेक्टली वैनकिंग उनके पास जाती है। विंग को स्ट्रेचर्स पे लिटाने के बाद वो वार्ड बॉयज को इशारा करती है कि इससे जल्दी से जल्दी अंदर लेके जाओ। अंदर जाते ही उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद वैनकिंग उसका प्रॉपरली एग्जामिन करती है और वो देखती है कि विंग की पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा लो चल रही हैं। वो जानती थी कि कल विंग का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे उसके वाइटल्स पूरी तरीके से स्टेबल करने होंगे। वैनकिंग लग चुकी थी अब विंग के ट्रीटमेंट में। लगभग 1 घंटे के बाद उसने फाइनली विंग के वाइटल्स जो थे उन्हें स्टेबल कर दिया था, लेकिन उसका ऑपरेशन जो था वो फिर भी कल को ही होना था। फाइनली 1 घंटे की पूरी मेहनत के बाद अब
विंग जब पूरी तरीके से स्टेबल था, वो आईसीयू रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वेसांग अभी भी वहाँ पे उस बेंच में बैठा हुआ है, जैसे कि वो उसके अंदर जाने से पहले बैठा हुआ था। वो उसके पास आती है और उससे पूछती है, तुम अचानक उसके घर में क्या कर रहे थे? तुम तो लगभग 1 हफ्ते से वहाँ नहीं गए हो ना? वेसांग बोलता है, एक्चुअल में विंग ने मुझे आज दिन में बताया था कि कल उसका ऑपरेशन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि विंग ने मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपाया है, इसलिए मैं बस वहाँ पे उसका ध्यान रखने के लिए गया था। मुझे ऐसा लगा था कि आज रात के मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था। तुम महसूस भी नहीं कर सकती कि मैंने उस वक्त कैसा फील किया। वैन किंग समझ चुकी थी कि विंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया है, उसे सिर्फ इतना पता है कि कल विंग का ऑपरेशन होने वाला है। वेसांग फिर से बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है, मैं आजकल इतना बिजी रहने लगा हूँ कि मुझे विंग पे ध्यान देने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और जैसे ही मैं घर पहुँचा ना, तो मैं नहीं पता कि वहाँ पे कैसा नजारा था। युवान बहुत बुरी तरीके से उसके सामने रोई जा रहा था। हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस छोटे से बच्चे पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। वैन किंग वेसांग के शोल्डर्स पे हाथ रखती है और बोलती है, टेंशन मत लो वेसांग, वो मेरे भाई के पास है, वो एकदम सेफ है और वो उसे हैंडल कर लेगा। वेसांग और वैन किंग दोनों ही विंग को लेके हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे थे, तो तभी वैन किंग ने अपने भाई यानी कि वैन निंग को वहाँ पर बुला के युआन को उसके साथ भेज दिया था और अभी युआन उसी के पास था। वैन किंग की इस बात को सुनने के बाद वेसांग भी अपने सर को नोट करता है और बोलता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक होगा, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, हर एक चीज़ को समझता है। बोलते बोलते उसे याद आता है कि उसने वैन किंग से एक क्वेश्चन करना है और वो डायरेक्टली वैन किंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि विंग के साथ क्या गड़बड़ है? I mean, उसकी डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे हो रही है? ऑलमोस्ट 2 वीक्स उसकी डिलीवरी पहले हो रही है। क्या ये ऑपरेशन नॉर्मल है या कोई और बात है? वैन किंग को जो फील हो रहा था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। विंग ने ये हेसांग को कुछ भी नहीं बताया था। अब वैन किंग समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो हेसांग को अभी के अभी बता दे या वेट करे विंग के होश में आने की? लेकिन वो जानती थी कि विंग होश में आ गया तो भी मना ही करेगा, लेकिन आज नहीं तो कल हेसांग को सच्चाई तो पता चलेगी ही ना। तो अब वो धीरे धीरे उसे सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है। जब तक वैन किंग हेसांग को सब कुछ बता रही है, तब तक हम चलते हैं वांग जी के पास। वांग जी, जो कि पिछले 2 दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं आया था, उस रूम के अंदर पिछले 2 दिनों से कोई भी नहीं गया था। न ही वांग जी से किसी ने बात की थी, न ही वांग जी ने किसी से बात की थी। वांग जी की रूम की लाइट न ही ऑन हुई थी पिछले 2 दिनों से। वो उस रूम में एकदम सुनसान बैठा था। कोई अगर बाहर से कुछ सुनने की कोशिश भी करे तो भी उसे अंदर से कुछ ना सुनाई दे, लेकिन ये कंफर्म था कि वांग जी अंदर ही है। वांग जी अपने रूम में ही था 2 दिन पहले। जब उसे किसी का कॉल आता है, वो चेयर पे बैठा हुआ था। वो उस कॉल को रिसीव करता है और उस कॉल में कुछ ऐसा कहा जाता है जिसकी वजह से वांग जी उस चेयर से ना अभी तक उठा था और ना ही कोई और एक्टिविटी की थी। वो बुरी तरीके से रो रहा था। उसके आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वांग जी अब उस अंधेरे की जैसे एकदम आगोश में आ चुका था। उसे वो अंधेरा बहुत अच्छा लग रहा था और वो वहीं रहना चाह रहा था। अगर उसका फ़ोन कभी वाइब्रेट करके उसमें फ्लैश लाइट ऑन भी होती ना, तो भी वांग जी उसे इग्नोर कर देता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि वो किसी के कॉल को रिसीव करे, किसी के मैसेजेस को रीड करे। तो ठीक है, जानते हैं कि उस कॉल में क्या आया था। एक्चुअल में 2.5 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें वांग जी ने क्लियरली नोटिस किया था कि जियांग्स ने विंग को डायरेक्टली इग्नोर किया था। उसे 1 मिनट के लिए भी नोटिस नहीं किया था। पहले तो वांग जी को लगा था कि शायद वो लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप्स को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों ही रिलेशनशिप्स को अलग अलग रख रहे हैं। लेकिन उसने ये चीज़ काफ़ी गहराई से नोटिस की कि जैन चैंग ने विंग की तरफ एक नज़र भर के भी नहीं देखा था और वो डायरेक्टली मीटिंग रूम की तरफ चले गया था। ये चीज़ वांग जी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। 15 दिन निकल चुके थे। वांग जी ने बस ये सोचते ही निकाल दिए थे वो 15 दिन कि उसे क्या करना चाहिए। 15 दिन के बाद फिर वांग जी ने उस इंसान को फिर से हायर किया, ये पता करने के लिए कि विंग के पास्ट में क्या हुआ था। जिस इंसान को उसने पहले हायर किया था विंग के बारे में पता करने के लिए, उसने फिर से उसे हायर किया।
2 महीने निकल चुके थे, उस इंसान ने उसे कोई भी अपडेट्स नहीं दी थी, लेकिन 2 दिन पहले उसने अपडेट दी थी और उसने लगभग सब कुछ बता दिया था वांग जी को कि उसके पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले 10 साल में और उससे पहले यानी कि बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में उसके साथ क्या हुआ। और ये सब कुछ सुनने के बाद तब से वांग जी एकदम फ्रीज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने विंग के साथ ये क्या कर दिया। वो पूरी तरीके से रिग्रेट फील कर रहा था। वो चाहता था कि वो विंग के पास जाए, अपने घुटनों पे बैठे और माफ़ी मांगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने कोई छोटा काम नहीं किया था। उसने विंग को एक बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया था जिस वक्त उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। वो सोचने लगा था कि जिस इंसान ने पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उस इंसान को मैंने फिर से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, उसे एक ऐसे कंडीशन में ला के छोड़ दिया जहाँ पर इंसान इजीली टूट सकता है। क्या विंग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा? क्या उसे भी इतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी? क्या मेरी वजह से वो फिर से तकलीफ में होगा? ये सोचते सोचते 2 दिन निकल चुके थे। वांग जी उस चेयर से उठा ही नहीं था, उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे और उसका गिल्ट, वो तो उसे एक ऐसे दलदल में डाल रहा था जहाँ से निकलना वांग जी के बस में अभी तो बिल्कुल भी नहीं था। वो कुछ वक्त चाहता था खुद को संभालने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये इस वक्त बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो डायरेक्ट विंग के पास जाए और माफ़ी मांग ले। वो किस मुंह से विंग से माफ़ी मांगेगा? क्या विंग उसको माफ़ करेगा? क्या उसकी बात सुनेगा? और अगर उसकी बात सुनेगा भी तो उससे क्या बोलेगा कि मैंने जो किया वो एक गलती थी? क्या मेरे प्लान को मैं एक गलती का नाम दे सकता हूँ? कैसे? काश मैंने सिर्फ एक बार इस सारी चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ अपने और विंग के रिश्ते के बारे में सोचा होता तो शायद हम दोनों बहुत खुश होते। क्या किया तुमने एलान वांग जी, क्या किया? वो ऐसा कहते हुए अभी भी अपने सर को चेयर में पटक रहा था और उस ही पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़े हुए था जो कि विंग ने उसे गिफ्ट किया था और अभी भी उसके गले में था, यानी कि उस पेंडेंट को उसने अभी तक नहीं खोला था। वो अपने आप से ही बोलता है, क्या फ़ायदा इस पेंडेंट की इतनी केयर करने की अगर उसने उसकी ही केयर नहीं की जिसने उसे ये गिफ्ट किया था। काश 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 मैंने सिर्फ एक बार अपने दिल की सुनी होती और मैं विंग के पास जा चुका होता। काश मैंने सिर्फ एक बार ये किया होता। वो ऐसा कहते हुए अभी भी अपने बैक हेड को सिर्फ चेयर पे पटक रहा था क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली जाके विंग से माफ़ी मांगना बिल्कुल भी सही नहीं था और उसे पता भी था कि कहीं ना कहीं विंग उसको इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करेगा। वापस से हम वैन किंग और वेसांग के पास जाते हैं। वहाँ वैन किंग ने वेसांग को सब कुछ बता दिया था, विंग की उस क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बता दिया था और वेसांग की आंखें गुस्से के मारे लाल थी और उसकी मुट्ठियाँ एकदम टाइट बंद थी, जैसे कि वो विंग से अभी के अभी आंसर चाहता हो और वो पूछना चाहता हो कि क्यों उसने उससे ये सब कुछ छिपाया। क्या उसे उस पर भरोसा नहीं था? लेकिन वो किससे आंसर मांगता, क्योंकि जो उसे आंसर दे सकता था वो अंदर आईसीयू में अनकॉन्शियस था। वेसांग वैन किंग से क्वेश्चन करता है, तो ऑपरेशन कब होगा? वैन किंग आंसर करती है, वैसे तो ऑपरेशन दिन में होने वाला था, यानी कि 12 बजे के बाद होने वाला था, लेकिन विंग की हालत देख के मुझे लगता है कि हमें ये जल्दी शुरू करना होगा। लगभग सुबह 7 बजे से तो हमें शुरू कर देना होगा, वरना किसी एक को तो क्या, हम किसी एक को भी नहीं बचा पाएंगे। वैन किंग की आवाज़ में इस वक्त डर और दुख दोनों एक साथ विजिबल था, एक साथ वो दिख रहे थे। इसी के साथ वेसांग फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें उन्हें बताना चाहिए? ऐसा कहते हुए वो वैन किंग की आंखों में देखता है। वैन किंग भी वेसांग की आंखों में देख रही थी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वैन किंग आंसर करती है, शायद हाँ। और सच पूछो तो मैं भी लगभग 2 दिनों से यही सोच रही हूँ कि मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें बताना चाहिए, चाहे वो पास्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो राइट रखते हैं ये सब कुछ जानने का। ऐसा बोलते हुए वो अपने शब्दों को वहीं पे रोक देती है। वेसांग भी उसकी इस बात से एग्री करता है और बोलता है, ठीक है, तुम उन्हें इन्फॉर्म करो और मैं उसे इन्फॉर्म करूँगा। दूसरी तरफ बारी आती है जियांग मैंसन की। वहाँ पर जो स्टडी रूम था वहाँ की लाइट्स कभी ऑन हो रही थी तो कभी ऑफ हो रही थी। वो कंटिन्यूसली 2 घंटे से ऐसा चल रहा था और उसके अंदर बैठा हुआ इंसान किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और वो थी मैडम यू। मैडम यू ने पिछले 2.5 महीने से अपने
लोगों को लगाया हुआ था कि विंग की पूरी तरीके से इंफॉर्मेशंस निकाल के उसे दे, लेकिन विंग ने अपनी लाइफ को इतने सीक्रेट रखा हुआ था कि वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार विंग की लाइफ में चल क्या रहा है। उन्हें पता चल पाया तो सिर्फ इतना कि 4 साल पहले विंग ने ये कॉरपोरेशन ज्वाइन किया था। वो पहले वहाँ पे एम्प्लॉय था और अब वहाँ का एक डिपार्टमेंट का हेड है। इसके अलावा विंग ने अपने लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी भी खरीदी है और उसने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया है। इसके अलावा विंग के कुछ फ्रेंड्स हैं और वो ज़्यादातर अपने काम को ही इम्पोर्टेंस देता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जान पाए थे। लेकिन मैडम यू उन्हें फिर से ऑर्डर करती हैं कि उसके बारे में सब कुछ पता करो, उसके और लान वांगजी दोनों के बारे में। इसलिए उसका एक आदमी न्यू कॉरपोरेशन में ज्वाइन करता है एज ए एम्प्लॉय और वो धीरे धीरे विंग की सारी इंफॉर्मेशंस निकालना स्टार्ट करता है और अब वो धीरे धीरे सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने लगता है। और उसने प्रॉमिस किया था कि वो आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैडम यू को दे देगा। मैडम यू पिछले 2 घंटे से अपने स्टडी रूम के उस लैंप को कभी ऑन कर रही थी तो कभी ऑफ कर रही थी, बार बार यही चल रहा था। और उसकी आंखें एकटक उस फ़ोन की तरफ थी जो कि कभी भी बज सकता था, लेकिन वो अभी तक बजा नहीं था। लेकिन फाइनली अब मैडम यू का इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था और वो इंसान फाइनली मैडम यू को कॉल करता है। रात के 2 बजे हुए थे। मैडम यू उस कॉल को पिक करती है और उससे पूछती है, अब मुझे हर एक चीज़ डिटेल में जाननी है। वो इंसान दूसरी तरफ से हर एक चीज़ डिटेल में बताने लगता है। जैसे जैसे वो चीज़ें बता रहा था, मैडम यू की आंखें गुस्से से लाल होते जा रही थी, उनकी ग्रिप अपने ही कपड़ों पे टाइट होते जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त क्या करेंगी और अगर इस वक्त लान वांगजी उनके सामने होगा तो वो उसके साथ क्या करेंगी, क्योंकि जो कुछ भी उसने विंग के साथ किया था वो एकदम गलत था। वो इंसान मैडम यू को हर एक चीज़ बताई जा रहा था और दूसरी तरफ मैडम यू गुस्से के मारे लाल पीली हुई जा रही थी। मैडम यू फाइनली कॉल को कट करती है और अपने फ़ोन को पटकती है दीवार पे और बोलती है, अब तो तुम नहीं बचोगे लान वांगजी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले, तुम्हें पे बैक करना होगा। ऐसा बोलते बोलते मैडम यू की जो ग्रिप थी ना, उनके चेयर पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। लेकिन तभी इस सारे ऑकवर्ड सिचुएशन को एक अजीब सी आवाज़ ब्रेक करती है और वो आवाज़ थी स्टडी रूम के डोर के ओपन होने की। और तभी रूम में जैन चेंग एंटर करता है और जैन चेंग तेज़ी से भागते हुए मैडम यू के पास आता है और उन्हें हाँफते हुए बोलता है, मॉम विंग हॉस्पिटल में है मॉम उसका ऑपरेशन है कल। वो इस शब्द को बोलने के बीच में उसने 50 बार कम से कम सांस ली थी, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो दौड़ के आया था ना, उसकी सांस पूरी तरीके से फूल चुकी थी और वो सांस प्रॉपरली तो नहीं ले पा रहा था। मैडम यू जैसे ही ये सुनती है, उनकी आंखें अब बड़ी हो चुकी थी शॉक्ड की वजह से। वो बोलती है, क्या वो हॉस्पिटल क्या कर रहा है और उसका ऑपरेशन क्यों है। जैन चेंग फिर से अपनी हाँफती हुई आवाज़ में अपनी मॉम को हर एक चीज़ बता देता है जो भी उसने वैन किंग के एंड से सुना था। यानी कि वैन किंग ने कॉल करके उसे सब कुछ बता दिया था विंग के बारे में और वो सब कुछ अब अपनी मॉम को बता रहा था। मैडम यू का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था, क्योंकि वो जानती थी कि विंग अगर इस वक्त हॉस्पिटल में है तो वो सिर्फ लान वांगजी की वजह से। वो डायरेक्टली जैन चेंग से बोलती है, चलो हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ऐसा कहते ही वो स्टडी रूम के एग्जिट डोर की तरफ जाती हैं और उनकी चाल अब बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पीछे से जैन चेंग भी उसी चाल में चलने लगता है और वो जल्दी से जल्दी जाके कार में बैठते हैं और चल बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ वांगजी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, उससे सफोकेटेड सा फील हो रहा था। ये कोइंसिडेंटली था या भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद फाइनली उसने अपने फ़ोन को हाथ में लिया था और उसने जैसे ही अपने फ़ोन को हाथ में लिया, वो देखता है कि विंग के नंबर से उसे कॉल आया था और वो नंबर पुराना नंबर था। यानी कि विंग ने अपना नंबर तो चेंज कर लिया था, लेकिन अभी उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो उसका पुराना नंबर था। लेकिन वो उसको कॉल बैक करता है, इससे पहले ही वो देखता है कि न्यू हेसंग का कॉल उससे आ रहा है और वो इस कॉल को थोड़ी देर रुकने के बाद रिसीव करता है और दूसरी तरफ से न्यू हेसंग उसको सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि विंग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही वांगजी की आंखें एकदम बड़ी हो चुकी थी शॉक्ड की वजह से और उसका हाथ एकदम बहुत ज़्यादा झटके से नीचे की तरफ बढ़ता है। उस हाथ से उसने उस गले के पेंडेंट को पकड़ा हुआ था जो कि विंग ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन
इस वक्त उस झटके के साथ वो पेंडेंट भी उसके हाथ से छूट चुका था और वो जाके सीधे ज़मीन पे गिरा था। बाय इंसिडेंटली उस पेंडेंट के ऊपर एक फ्लावर पॉट जाके गिरा था। वांग जी ने अपना फ़ोन कब फेंक दिया उसे पता भी नहीं चला और वो जाके उस पेंडेंट के पास जाके बैठा और उसको अपने हाथ से उठाया। उसने देखा कि उस पेंडेंट में सिर्फ उस मोती के अलावा बाकी हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कांच से बना हुआ वो बाहर का उसका डिजाइन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। बस वो मोती ही था जो कि बचा हुआ था। ये देखते हुए वांग जी की बॉडी अब और भी ज़्यादा शिवर करने लगी थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। उसके मन में ऐसा चल रहा था जैसे क्या कोई अनहोनी होने वाली है। वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग, तुम सेफ रहोगे, मैं जानता हूँ तुम सेफ रहोगे। उसकी वॉइस इतनी अजीबोगरीब हो चुकी थी ना, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से क्या वर्ड आ रहे हैं। वो फिर से बोलता है तुम फाइटर हो विंग, तुम फाइट करोगे, मैं जानता हूँ। प्लीज़ 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 ऐसा कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लेना। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लेना। तुम मुझे लाइफ टाइम तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ 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 मेरी एक बात सुन लेना। वो ऐसा कहते हुए उस ड्रॉर की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी कार की कीज़ रखी हुई थी। वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि उसने अभी तक इन सिर्फ 5 मिनट में ही अपने रूम का हाल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। उस ड्रॉर में रखा हुआ हर एक सामान उसने बाहर फेंक दिया था, जबकि उसकी कीज़ क्लियरली ऊपर से दिख रही थी। वांग जी अपनी कार की कीज़ को लेता है और डायरेक्टली निकल पड़ता है अपने मैंसन से बाहर और जाके अपनी कार में बैठता है और अपनी पूरी स्पीड के साथ अब ड्राइव करने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। लगभग 15 मिनट के बाद वो वहाँ पे पहुँच चुका था और वो देखता है कि वहाँ पे जंग्स पहले से ही खड़े थे, लेकिन वेसांग और वैनकिंग वहाँ पे नहीं थे। वो डायरेक्टली जाता है, उसका मन था कि वो डायरेक्टली जाके विंग से मिले, लेकिन इससे पहले ही उसे एक आवाज़ रोकती है और वो बोलती है, ओह तो मिस्टर लान वांग जी, आप भी यहाँ पे हैं। ये आवाज़ मैडम यू की थी, जो कि अब उसकी अच्छे से क्लास लेने वाली थी। मैडम यू अपने कदमों को लान वांग जी की तरफ बढ़ाती है, अपनी शार्प गेज के साथ उसको देखती हैं और बोलती हैं, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अब सेटिस्फाइड हो? देखो, वो आईसीयू रूम की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो अंदर देखो लान वांग जी, अंदर देखो, वो सोया हुआ है, वो इस हालत में है जिस हालत में तुम उसे चाहते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुश होना चाहिए? ऐसा बोलते हुए वो एक अजीबोगरीब सी हंसी हंस रही थी, जिसका अभी कोई सेंस नहीं बन रहा था। मानो ये जताना चाह रही हो कि देखो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैडम यू का पेशेंस अब जवाब देने लगा था। वो बस इतनी ही बातें थी जो शांति के साथ कह सकती थी, और वो अब चिल्लाना स्टार्ट करती हैं, तो लान वांग जी बताओ, क्या तुम सच में खुश हो? वो उसके आर्म को पकड़ती है और आईसीयू रूम की तरफ टर्न करती है और बोलती है, देखो ना, अंदर देखो। क्या इस सिचुएशन में उसको देखने के बाद तुम खुश हो? क्या तुमने यही सोचा था? क्या सोच के तुमने उससे बदला लिया था? हाँ, क्या सच में इतना बड़ा रीजन था तुम्हारे पास उससे बदला लेने का? हाँ बताओ मुझे। वैसे तुम इस वक्त यहाँ पे कर ही क्या रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हारे पास क्या अधिकार है यहाँ पे आने का? वो इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करती है, उससे पहले ही किसी की वॉइस उसके सेंटेंस को कट ऑफ करते हुए बोलती है, अधिकार तो आपके पास भी नहीं है मैडम यू, लेकिन आप तो यहाँ पे हैं ना। मैडम यू के पीछे खड़ा हुआ जेन चेंग, मैडम यू और उसके सामने खड़ा हुआ लान वांग जी अब तीनों उस डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, न्यू हेसांग की थी। वैसे तो न्यू हेसांग हमेशा से ही मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरते आए हैं, लेकिन आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब मैडम यू को आंसर कर रहा था और उनसे उल्टा जवाब बोल रहा था, क्योंकि आज बात आई थी उसके प्यार पे, जो कि अंदर जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि कल का दिन उसके प्यार के लिए कैसा साबित होगा। वो अब मैडम यू की तरफ बढ़ता है और बोलता है, अधिकार तो आपके पास भी नहीं है मैडम यू, लेकिन आप भी तो यहाँ पे हैं ना, तो ये क्यों नहीं आ सकता? अगर आप आ सकती हैं तो ये भी आ सकता है। इसने क्या ही किया है, कम से कम आपसे तो कम ही किया होगा ना। उसने उसके सर से छत तो नहीं छीनी है ना। गौर से देखिए इस सारी जगह को मैडम यू, गौर से देखिए ये वही आईसीयू रूम है जहाँ पे आप उसे 5 साल पहले मरता हुआ छोड़ के चले गई थी। गौर से देखिए इस जगह को। ये कहते हुए वेसांग क्लियरली एकदम डायरेक्टली मैडम यू की आंखों में देख रहा था,
और यहाँ से शुरू होता है एक छोटा सा फ्लैशबैक। जैन चेंग और वी जियान दोनों का ही जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो मैडम यू उन दोनों के सामने ही कंडीशन रखती है कि अब उन्हें अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना होगा। वी जियान कुछ अलग करना चाहता था तो उसने बोला कि वो अपना कुछ अलग ओपन करेगा, यानी कि अलग बिजनेस करेगा। मैडम यू बोलती हैं नहीं, हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के बेटे वही करेंगे जो कि पहले से ही है, मतलब तुम दोनों मिलके अब इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। विंग फिर से बोलता है आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम यू, बट मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं इंटरेस्ट है इस बिजनेस में, तो मैं अपना कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैडम यू बोलती हैं चुपचाप तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो वी जियान। और क्या अलग करोगे तुम? हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है, क्या तुम चाहते हो कि जैन चेंग इसे अकेले संभाले? उसे हेल्प की ज़रूरत है और तुम दोनों मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। जैन चेंग तो एग्री कर जाता है, लेकिन वी जियान अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि उसे कुछ अलग करना है। लेकिन मैडम यू उसके इस डिसीजन में बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, उसने 3 महीने का टाइम ज़रूर दिया था और उसने बोला था कि तुम 3 महीने तक जो करना चाहो वो कर सकते हो, तुम जहाँ रहना चाहो, तुम जैसे रहना चाहो, तुम्हें जितने पैसे खर्च करने हैं करो, लेकिन लास्टली तुम इसी बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। ऐसा कहते हुए उनकी वो मीटिंग वहीं पे डिसमिस हो चुकी थी। विंग भी क्लियरली जानता था कि मैडम यू के आगे उसकी अब कुछ नहीं चलने वाली। वो अपने रूम में जाके बस यही सोच रहा था कि अगले 3 महीने अब वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा जो वो एंजॉय कर सकता है। और वो अपनी पैकिंग करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि वो इन 3 महीनों में जितना घूम सके घूम ले, क्योंकि उसके बाद अगर वो बिजनेस में पड़ गया तो उसे कभी भी टाइम नहीं होगा खुद के लिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी और वो इन्फॉर्म करता है सभी को कि वो अपने पसंदीदा जगह पे जाना चाहता है, जहाँ भी वो जाना चाहे, लेकिन आप में से कोई भी ये पूछेगा नहीं कि वो कहाँ पे है। मैडम यू एग्री तो कर जाती है, लेकिन बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। विंग भी इस बात से एग्री करता है और वो अगले सुबह घर से निकल चुका था अपने फेवरेट प्लेसेस पे जाने के लिए। लगभग 1.5 महीने निकले ही थे कि अचानक उसे जैन चेंग का कॉल आता है और जैन चेंग उसे इन्फॉर्म करता है कि बिजनेस ट्रिप से लौटते वक्त जैन फेंगमियान और जिन जिशन दोनों की ही मौत हो गई है। विंग जो कि इस वक्त साउथ कोरिया में था और अपने फेवरेट बॉय बैंड BTS के कॉन्सर्ट के लिए वहाँ पे गया हुआ था, वो ये बात सुनते ही एकदम शॉक्ड हो चुका था और शाम को जो कि कॉन्सर्ट था वो उसे छोड़ के डायरेक्टली नेक्स्ट फ्लाइट से चाइना वापस आ चुका था। वो जब घर पहुंचता है वो देखता है कि घर में चारों तरफ एक अजीब सा मातम छाया हुआ था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब किससे क्या बात करे। दूसरी तरफ यांग ली जो कि अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसकी हालत रो रो के एकदम बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। विंग उसके पास जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है और वो इस चीज़ में काफ़ी सक्सेस भी रहता है क्योंकि वी जियान हमेशा ही यांग ली का फेवरेट रहा है। वो उसको हमेशा से ही अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, तो उसके कहने के अनुसार वो अपने आप को संभालना भी सीख चुकी थी। अगले 2 हफ्ते ऐसे ही बीत चुके थे और अब सब कुछ नॉर्मल था। जैन चेंग, मैडम यू और विंग तीनों मिलके बिजनेस के साथ साथ यांग ली को भी संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इस वक्त बुरी तरीके से टूटी हुई थी। भले ही मैडम यू ने भी अपने लाइफ पार्टनर को खोया था, लेकिन बेटी का दुख कुछ और ही था। वो उस अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ही वक्त बिता पाई थी और वो एक बच्चे को भी कैरी की हुई थी और बार बार उसको उसके लाइफ पार्टनर की याद आ जाना, वो उसको रोता हुआ देखना और उसकी वजह से उस बच्चे को रिस्क में डालना, ये उन तीनों में से किसी को भी मंजूर नहीं था। और वो तीनों अपने पूरे कोशिश कर रहे थे कि बस यांग ली को किसी भी तरीके से वो थोड़ा बहुत इस सब से बाहर निकाल पाए। अब लगभग 2 महीने निकल चुके थे और यांग ली कम से कम 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आज मैडम यू और जैन चेंग दोनों को ही बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। मैडम यू डायरेक्टली मना तो कर देती हैं, लेकिन फिर विंग उन्हें सजेस्ट करता है कि एज ए चेयर वुमेन आपको वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं और जैन चेंग जाके इस डील को फिक्स कर लेते, लेकिन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम यू यांग ली की तरफ देखती हैं तो विंग बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका ध्यान रखने के लिए। ऐसा कहते हुए मैडम यू भी विंग की बात से एग्री कर जाती हैं और वो दोनों ही निकल पड़ते हैं दूसरी सिटी के लिए। इधर यांग ली सुबह से ही कुछ अजीब सा फील कर रही थी अपने पेट में। उसे एक शार्प पेन होता था और फिर वो पेन थोड़ी देर में रुक जाता था।
लगभग 2 घंटे के बाद उसका वाटर ब्लॉक हो चुका था। शाम के 7 बज रहे थे इस वक्त और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी। इतनी बारिश थी कि कोई भी नॉर्मली ड्राइव तो नहीं कर सकता था और अगर विंग ने देर की तो शायद कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में पहुंचने में उसे कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन वो ये सोच रहा था कि क्या यानली तब तक वेट कर पाएगी। ये सोचते सोचते और पूरी तैयारी करते 1 घंटा निकल चुका था और अभी उसके पास सिर्फ कुछ ही टाइम था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में उसे कम से कम 2 घंटे तो लगने ही थे। भले ही बारिश में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की काम था, लेकिन फिर भी इस रिस्क को विंग ने उठाना सही समझा क्योंकि उसकी चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी। वो अपनी सिस्टर को उठाता है और कार में रखता है और ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। बारिश इतनी तेज़ थी कि उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से कुछ दूर चलते ही वो देखता है कि उसके सामने कुछ तो आया था और उससे बचने के लिए विंग अपनी कार को थोड़ा सा टर्न करता है, लेकिन वो जाके पेड़ से लग जाती है। उस कार में इतना ज़बरदस्त सा झटका लगता है कि यांगली ऑलमोस्ट टकराने वाली थी अपने आगे से, लेकिन विंग उसको बचा तो लेता है। लेकिन दोबारा से जो झटका लगता है उसकी वजह से यांगली के साथ साथ विंग भी टकराता है और विंग का जो हेड था ना वो स्टीयरिंग व्हील से टकराता है। विंग ऑन द स्पॉट वहीं पे अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन यांगली थोड़ा बहुत अपने सेंस में थी क्योंकि उसने अपने आप को टाइटली पीछे की तरफ धक्का दिया था, यानी कि जिससे वो बच सके उस झटके से। विंग के सर से ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि कुछ कांच के टुकड़े आके विंग के सर में लगे थे और वो वहाँ पे बेहोश भी था। यांगली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। वो बड़ी मुश्किल से अपने फ़ोन को ढूंढती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच चुकी थी जो विंग और यांगली दोनों को ही लेके गई हॉस्पिटल जाते जाते यांगली की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका वाटर ब्रेक ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब बच्चा ऑलमोस्ट बाहर आने को तैयार था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जानते थे कि ये कौन है, तो वो जेन चेंग और मैडम यू दोनों को ही कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं। विंग को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। इसी के साथ यांगली को भी ट्रीटमेंट रूम में लेके जाया जाता है और उसकी डिलीवरी के लिए भी अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मिड ऑफ डिलीवरी ही यांगली अपना दम तोड़ चुकी थी। लेकिन डॉक्टर्स उस बच्चे को बचाने में तो सक्सेस रहते हैं, लेकिन उसकी माँ को बचाने में वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रहते। दूसरी तरफ विंग अभी तक अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। वो उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि विंग को नॉर्मल ब्रीथ नहीं आ रही थी, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखना बहुत ज़्यादा सही समझा गया उस वक्त। लगभग 2 घंटे और निकल चुके थे। जैन चेंग और मैडम यू भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं उन्हें पता चलता है कि यांगली पहले ही मर चुकी है। ये सुनते ही मैडम यू अब बहुत ज़्यादा दुखी होने के साथ साथ गुस्से भी आ चुकी थी और वो पूछती है कि विंग कहाँ पे है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो आईसीयू में है और वो अपनी सही कंडीशन में नहीं है। मैडम यू और जेन चेंग दोनों ही विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो एक तरफ से देखा जाए तो वो उससे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी वजह से आज उनके घर की बेटी इस हालत में पहुंची थी। मैडम यू डॉक्टर से बच्चे के बारे में पूछती हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जैसे ही विंग के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करने वाले होते हैं तो मैडम यू बोलती है, मुझे उसके बारे में नहीं जानना। अब वो जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो मर भी जाए ना तो भी मुझे मत बताना। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर को इशारा करती है कि वो उसे उस तरफ ले जाए जहाँ उसका ग्रैंड चाइल्ड है। इस तरह मैडम यू अपने ग्रैंड चाइल्ड को वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती है। चलिए गाइज, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब कुछ ही टाइम के बाद स्टोरी अपने नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।